कल्पना कीजिए, रात को आप एक ऐसी दुनिया में सोए जहां बिजली तारों से आती है, गाड़ियां पेट्रोल से चलती हैं और जादू केवल कहानियों में होता है। लेकिन अगली सुबह जब आपकी आंख खुले, तो लोग आसमान में उड़ रहे हों, सड़क बनाने के लिए जादूगर बुलाए जा रहे हों और नाश्ता पकाने के लिए किसी इलेक्ट्रिशियन की नहीं, एक लाइटनिंग मैजिशियन की जरूरत पड़ रही हो। यही हुआ एक साधारण और कमजोर छात्र मो फैन के साथ। लेकिन सवाल यह है, क्या केवल दुनिया बदली थी या उस रहस्यमयी लॉकेट ने मो फैन की किस्मत भी बदल दी थी? सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से इलाके पर फैल रही थी। संकरी गलियों में बने साधारण घर, दीवारों से गुजरती बिजली की तारें और दूर दिखाई देता हरा भरा पहाड़, सब कुछ शांत और सामान्य लग रहा था। और इसी सामान्य सी जगह पर रहता था हमारा मुख्य किरदार, मो फैन। मोफैन खुद को एक बेहद साधारण मिडिल स्कूल छात्र मानता था। न वह पढ़ाई में तेज था, न खेलों में कोई असाधारण उपलब्धि उसके नाम थी, और न ही उसका परिवार इतना प्रभावशाली था कि भविष्य की चिंता से उसे बचा सके। तभी अलार्म की लगातार बजती आवाज उसके कमरे की खामोशी तोड़ देती है। मो फैन आधी नींद में घड़ी उठाता है। उसके बिखरे बाल, झुकी हुई आंखें और थका हुआ चेहरा देखकर साफ पता चलता है कि सुबह उठना उसके लिए किसी युद्ध से कम नहीं। वह मन ही मन कहता है, धत, फिर सुबह हो गई। लेकिन उसकी असली परेशानी सुबह नहीं थी। इन दिनों उससे बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा था, तुम किस हाई स्कूल में जाना चाहते हो? भविष्य में क्या बनोगे? दूसरे छात्रों के लिए ये सवाल शायद सपने देखने का मौका थे, मगर मो फैन के लिए हर सवाल उसकी कमजोर स्थिति की याद दिलाता था। उसके नंबर इतने खराब थे कि किसी अच्छे हाई स्कूल में दाखिला लेना लगभग असंभव दिखाई देता था। कमरे में तैयार होते हुए वह अपने कंधे पर पुराना सा बैग डालता है। उसकी आंखों में उत्साह नहीं, बल्कि एक शांत निराशा दिखाई देती है। उसके पिता मो जियाशिंग एक ट्रक ड्राइवर थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी उसके पिता ने कभी उस पर जरूरत से ज्यादा दबाव नहीं डाला। वह अक्सर मो फैन को समझाते थे, पढ़ाई नहीं हुई तो कोई बात नहीं, तुम भी मेरी तरह ट्रक चला सकते हो। पिता के लिए यह सांत्वना थी, लेकिन मो फैन के लिए नहीं। उसे अपने पिता से कोई शिकायत नहीं थी। वह जानता था कि उसके पिता कितनी मेहनत करते हैं। फिर भी पूरी जिंदगी केवल मेहनत करते हुए मुश्किल से गुजारा करने का विचार उसे भीतर से बेचैन कर देता था। उसे लगता था जैसे इंसान की जिंदगी जन्म लेते ही तय हो जाती है। अमीर परिवार में जन्मा बच्चा आगे बढ़ता है, और गरीब परिवार का बच्चा चाहे जितनी कोशिश कर ले, अंत में उसी जगह लौट आता है जहां से उसने शुरुआत की थी। स्कूल की कक्षा में हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी चल रही थी। खिड़कियों से आती रोशनी पूरी कक्षा को गर्म चमक से भर रही थी। सामने शिक्षक पढ़ा रहे थे, जबकि मो फैन पीछे बैठकर बाकी छात्रों को देख रहा था। उसकी नजर सामने बैठे एक नीले बालों वाले छात्र पर जाती है। वह था मूबाई। मूबाई केवल पढ़ाई में ही अच्छा नहीं था, बल्कि खेलों में भी शानदार था। सबसे बड़ी बात, वह प्रभावशाली मू परिवार की एक शाखा से संबंधित था। मोफैन के अनुसार मूबाई उन लोगों में से था जिनकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही सही दिशा में रख दी जाती है। अच्छे नंबर, शानदार प्रतिभा और एक मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि। वहीं दूसरी ओर मो फैन जैसा छात्र था, जिसके पास न अच्छे नंबर थे और न कोई मजबूत सहारा। मो फैन की आंखों का क्लोजअप दिखाता है कि वह मू बाई से केवल ईर्ष्या नहीं करता। वह उस व्यवस्था से नाराज है जहां कुछ लोगों को विकल्प मिलते हैं और कुछ लोगों को केवल समझौता। तभी शिक्षक घोषणा करते हैं कि आज छात्रों को दोपहर की छुट्टी मिलेगी। ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 10 डेज अवे, केवल 10 दिन बाकी थे। कक्षा समाप्त होते ही मो फैन का दोस्त झांग शियाओ हो, जिसे वह प्यार से शियाओ हो कहता है, उत्साह में उसके पास आता है। वह कहता है, भाई फैन, आज जल्दी छुट्टी मिली है, चलो बाहर जाकर मजे करते हैं। लेकिन मो फैन मना कर देता है। उसने पहाड़ पर रहने वाले ओल्ड मैन यिंग से मिलने का वादा किया था। तभी पीछे से एक दूसरा छात्र, जाओ कुनसान, मो फैन के खराब नंबरों का मजाक उड़ाने लगता है। उसके चेहरे पर फैली घमंडी मुस्कान और आगे बढ़ा हुआ हाथ साफ बताते हैं कि वह केवल मजाक नहीं कर रहा,
वह मो फैन को उसकी जगह दिखाना चाहता है। वह कहता है, तुम्हारे नंबर देखकर तो अच्छे स्कूल में जाना मुश्किल है, लेकिन चिंता क्यों करते हो? भविष्य में भी तुम मुबाई जैसे लोगों के आसपास घूमते रहोगे। मो फैन के साथ खड़ा शियाओ हो गुस्से से लाल हो जाता है। उसकी मुट्ठी कस जाती है और वह जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक किसी का हाथ उसके कंधे पर आकर रुकता है। वह मुबाई था। मुबाई शांत आवाज में जाओ कुनसान को रोक देता है। बहुत हो गया। लेकिन फिर वह मो फैन की ओर देखे बिना शियाओ हो से कहता है, इस तरह के लोगों पर अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चलो। उसके शब्द शांत थे, मगर उनमें छिपा तिरस्कार मो फैन साफ महसूस कर सकता था। मो फैन चेहरे पर हल्की मुस्कान रखता है, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर कैमरा जब मू बाई के चेहरे के पास जाता है, तो उसकी आंखों में भी कुछ अलग दिखाई देता है। शायद वह मो फैन को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करता था। स्कूल के पीछे एक पहाड़ था। घने पेड़ों के बीच से गुजरता पत्थरों का रास्ता ऊपर एक छोटे से घर तक जाता था। मो फैन अकेला उस रास्ते पर चढ़ रहा था। पेड़ों के बीच से आती धूप, हवा में उड़ते पत्ते और दूर तक फैली शांति, यह जगह स्कूल और शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग थी। मोफैन मन ही मन ओल्ड मैन यिंग से ईर्ष्या करता है। उसे लगता है कि इतनी शांत जगह पर जिंदगी खत्म करना शायद बुरा नहीं होगा। जब वह घर पहुंचता है तो दरवाजा खोलते हुए आवाज देता है, दादाजी, मैं आ गया। अंदर से ओल्ड मैन यिंग की कमजोर आवाज आती है। मो फैन मुस्कुराते हुए अंदर प्रवेश करता है, लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे से सारी खुशी गायब हो जाती है। ओल्ड मैन यिंग बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहे थे। उनका कमजोर शरीर कांप रहा था और हाथ में पकड़ी लकड़ी की छड़ी मुश्किल से उनका भार संभाल पा रही थी। मो फैन घबराकर उनकी तरफ दौड़ता है। दादाजी, आप ठीक तो हैं? हिलिए मत, मैं आपकी मदद करता हूं। वह उन्हें सहारा देकर बैठाता है और पानी देता है। ओल्ड मैन यिंग उदास मुस्कान के साथ कहते हैं कि इस पूरे पहाड़ पर कोई और नहीं रहता, केवल मो फैन ही समय निकालकर उनसे मिलने आता है। मो फैन उनकी बात सुनकर थोड़ा असहज हो जाता है। उसे लगता है कि बूढ़े व्यक्ति के शब्दों में केवल अकेलापन नहीं, बल्कि विदाई छिपी हुई है। वह उन कहानियों का जिक्र करता है जो ओल्ड मैन यिंग अक्सर उसे सुनाते थे। एक ऐसी दुनिया की कहानियां जो उनकी दुनिया के समानांतर मौजूद थी। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान सर्वोच्च शक्ति नहीं था, जहां लोग मशीनों से नहीं बल्कि जादू से दुनिया को नियंत्रित करते थे। मो फैन उन कहानियों को हमेशा बूढ़े आदमी की कल्पना समझता था। फिर भी उसे वे कहानियां सुनना अच्छा लगता था, क्योंकि उन कहानियों में उसकी साधारण जिंदगी से कहीं ज्यादा संभावनाएं थीं। ओल्ड मैन यिंग हल्के से हंसते हैं, लेकिन अचानक उनकी हंसी तेज खांसी में बदल जाती है। उनके मुंह से खून निकलने लगता है। मो फैन की आंखें फैल जाती हैं। वह घबराकर चिल्लाता है, दादाजी, आप ठीक हैं? ओल्ड मैन यिंग धीमी आवाज में कहते हैं, मेरा समय करीब आ गया है। मो फैन तुरंत उनकी बात काट देता है। उसकी हथेलियां कांप रही हैं और चेहरे पर पसीना उभर आया है। ऐसा मत कहिए, मुझे अभी भी आपकी कहानियां सुननी है। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूं। लेकिन जैसे ही मो फैन उठने की कोशिश करता है, बूढ़ा व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है। उनकी कमजोर उंगलियों में एक गोलाकार सर्पिल डिजाइन वाला लॉकेट था। वह लॉकेट मो फैन की हथेली पर रखते हुए कहते हैं, मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। फिर उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। उनके आखिरी शब्द थे, याद रखना, मुझे इसी पहाड़ में दफनाना। कमरे की रोशनी अचानक ठंडी और उदास दिखाई देने लगती है। मो फैन बार बार उन्हें आवाज देता है, दादाजी, दादाजी उठिए। लेकिन इस बार कोई उत्तर नहीं मिलता। बिस्तर पर ओल्ड मैन यिंग का शरीर पूरी तरह शांत हो चुका था और उनके पास घुटनों के बल बैठा मो फैन पहली बार उस अकेलेपन को महसूस करता है जिसके बारे में बूढ़ा व्यक्ति कुछ देर पहले बात कर रहा था। शाम के समय आसमान गहरे नारंगी रंग में डूबा हुआ था। पहाड़ पर मौजूद विशाल पेड़ के नीचे ओल्ड मैन यिंग को दफनाया जाता है। हवा में पत्ते उड़ रहे थे और डूबता सूरज पूरे दृश्य को किसी अंतिम विदाई जैसा बना रहा था। मो फैन कब्र के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है। उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन चेहरे पर दबा हुआ दर्द साफ दिखाई देता है। वह धीमे से कहता है, दादाजी,
उम्मीद करता हूं कि अगली दुनिया में आपको शांति मिलेगी। उस रात मो फैन अपने कमरे में अकेला बैठा उस लॉकेट को ध्यान से देख रहा था। ओल्ड मैन यिंग कहा करते थे कि यह लॉकेट हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन मो फैन को उसमें कुछ खास दिखाई नहीं देता। न वह सोने का था, न उस पर कोई कीमती पत्थर लगा था। केवल बीच में घूमती हुई सर्पिल आकृति थी। कुछ देर उसे देखने के बाद मो फैन थक कर कहता है, छोड़ो, बहुत देर हो गई है, कल स्कूल भी जाना है। वह लॉकेट अपने गले में पहनता है और बत्ती बुझाकर सो जाता है। कमरा नीली चांदनी में डूब जाता है। कुछ देर तक सब शांत रहता है। फिर अचानक लॉकेट से सफेद रोशनी निकलने लगती है। पहले केवल कुछ चमकते कण दिखाई देते हैं, लेकिन अगले ही पल पूरा लॉकेट रहस्यमयी ऊर्जा से जगमगा उठता है। उसी समय बाहर आसमान में बैंगनी बिजली फटती है। ऊर्जा का एक विशाल स्तंभ पहाड़ से आसमान तक उठता है। बिजली के चमकते घेरे तेजी से फैलने लगते हैं और पूरा शहर उनकी रोशनी में डूब जाता है। फिर दृश्य बदलता है। एक विशाल आधुनिक शहर दिखाई देता है, लेकिन उसके चारों ओर अजीब जादुई ऊर्जा के वृत्त घूम रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया की वास्तविकता को किसी ने भीतर से तोड़कर दोबारा लिख दिया हो। अगली सुबह मो फैन की आंख खुलती है। वह थका हुआ उठता है, मुंह से लार पोंछता है और हमेशा की तरह सोचता है, सुबह हो गई। उसे अभी तक अंदाजा नहीं था कि जिस दुनिया में वह उठा है, वह पिछली रात वाली दुनिया नहीं रही। वह बाथरूम में खड़ा सामान्य तरीके से ब्रश करता है। आईने में उसका उनींदा चेहरा दिखाई देता है। सब कुछ पहले जैसा लगता है। वह जल्दी घर से निकलता है, क्योंकि उसके पास नाश्ता खरीदने के लिए पर्याप्त समय था। लेकिन दरवाजे से बाहर निकलते ही एक हरा पत्ता उसके बालों से टकराता है। उस पत्ते के आसपास छोटे छोटे नीले रोशनी के कण तैर रहे थे। मो फैन रुक जाता है। वह ऊपर देखता है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। आसमान में लोग उड़ रहे थे। कोई हवा में तैरते हुए अखबार पढ़ रहा था, कोई सामान लेकर उड़ रहा था और एक युवती छतरी हाथ में लिए हवा के बीच ऐसे आगे बढ़ रही थी जैसे जमीन पर चल रही हो। मो फैन का मुंह खुला रह जाता है, लेकिन कुछ क्षण बाद वह खुद को समझाता है, शायद मैंने नाश्ता नहीं किया, इसलिए भ्रम दिखाई दे रहे हैं। और वह उस असंभव दृश्य से भागकर नाश्ते की दुकान की ओर चला जाता है। दुकान पर लोगों की लंबी लाइन लगी थी, लेकिन खाना नहीं बन रहा था क्योंकि इंडक्शन कुकर खराब हो चुका था। दुकान का मालिक परेशान होकर कहता है, काश यहां कोई लाइटनिंग मैजिशियन होता, कोई शुरुआती स्तर का जादूगर भी इसे ठीक कर देता। मो फैन का चेहरा जम जाता है। लाइटनिंग मैजिशियन? उसे लगता है कि दुकान वाले का दिमाग खराब हो गया है। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति आगे आता है और कहता है, मैं फायर मैजिशियन हूं। बिजली तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल आग पैदा करके खाना बना सकता हूं। दुकानदार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उसके हाथ पकड़कर धन्यवाद देने लगता है। फायर मैजिशियन टूटे हुए चूल्हे के सामने खड़ा होता है। लो एंगल शॉट में उसका लंबा काला कोट हवा में लहरा रहा है। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी घूमने लगती है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अगले ही पल चूल्हे के भीतर तेज नारंगी आग भड़क उठती है। लेकिन यह कोई छोटी सी लौ नहीं थी। आग एक विशाल स्तंभ बनकर आसमान की ओर उठती है। गर्म हवा के झटके से आसपास खड़े लोगों के कपड़े और बाल पीछे उड़ने लगते हैं। भीड़ खुशी से चिल्लाती है, कमाल है, कितना शानदार जादू है। वहीं मो फैन के चेहरे पर नीली निराशा की रेखाएं उतर आती हैं। उसकी आंखें बता रही थीं कि उसका दिमाग इस दृश्य को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। बाकी लोगों के लिए यह सामान्य था, मो फैन के लिए यह पूरी वास्तविकता के खिलाफ था। तभी उसका एक शिक्षक उसे देख लेता है। शिक्षक मो फैन के कंधे पर हाथ रखकर पूछते हैं, कल रात फिर साइंस फिक्शन पढ़ते रहे थे? आज तुम्हारे अंदर बिल्कुल ऊर्जा नहीं दिख रही। मो फैन तुरंत जवाब देता है, सर, आपको अपने छात्रों को विज्ञान की किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक मुस्कुराकर कहते हैं, मैं भी तुम्हारी उम्र में विज्ञान की कहानियों से प्रभावित था, लेकिन बड़े होने के बाद इंसान को कल्पना और वास्तविकता में अंतर करना सीखना पड़ता है। मो फैन उनकी बात सुनकर शांत हो जाता है, क्योंकि अब असली सवाल यह था,
इस दुनिया में कल्पना क्या थी और वास्तविकता क्या, उसे ओल्ड मैन यिंग के शब्द याद आने लगते हैं। इस दुनिया से परे एक जादुई धरातल है जहां लोग विज्ञान नहीं, जादू सीखते हैं। मोफैन पीछे मुड़कर शहर की ओर देखता है। सड़क के पास निर्माण कार्य चल रहा था। एक जादूगर काले पदार्थ को अपनी शक्तियों से नियंत्रित कर रहा था, जबकि किसी दूसरे मैजिशियन को गर्म डामर ठंडा करने के लिए बुलाया जा रहा था। हर जगह जादू का इस्तेमाल बिल्कुल सामान्य तकनीक की तरह हो रहा था। अब मोफैन के मन में कोई संदेह नहीं बचा। वह सचमुच एक ऐसी दुनिया में आ चुका था जहां विज्ञान की जगह जादू ने ले ली थी। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान उभरती है। कुछ समय पहले तक वह अपनी जिंदगी को पहले से तय मानता था, लेकिन अब पूरी दुनिया के नियम बदल चुके थे। और जब दुनिया के नियम बदल सकते हैं, तो शायद उसकी किस्मत भी बदल सकती थी। वह आत्मविश्वास से सोचता है, शायद इस दुनिया में मैं अपने बड़े सपने पूरे कर सकता हूं। लेकिन अगले ही दिन उसका आत्मविश्वास बुरी तरह टूट जाता है। कक्षा में शिक्षक आने वाली मैजिक हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रहे थे। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, मैजिक एग्जामिनेशन रिव्यू आउटलाइन। प्रवेश परीक्षा में केवल 9 दिन बाकी थे। शिक्षक चिंतित होकर बताते हैं कि उनका प्रिय छात्र मोफैन एस्ट्रोलॉजी की परीक्षा में केवल 6 अंक लाया है। मोफैन अपने हाथ में परीक्षा पत्र पकड़कर खड़ा था। ऊपर लाल रंग से एक बड़ा सा 6 लिखा हुआ था। उसके माथे से पसीना बह रहा था और चेहरे पर एक टूटी हुई मुस्कान थी। दुनिया विज्ञान से जादू में बदल चुकी थी। लोग उड़ सकते थे, आग पैदा कर सकते थे और प्रकृति के तत्वों को नियंत्रित कर सकते थे। लेकिन एक चीज बिल्कुल नहीं बदली थी। मोफैन अभी भी पढ़ाई में उतना ही कमजोर था। वह मन ही मन कहता है, लगता है इस जादुई दुनिया में भी मैं एक निकम्मा छात्र ही हूं। मोफैन को एक नई दुनिया तो मिल चुकी थी, लेकिन हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षा केवल 9 दिन दूर थी और उसे जादू के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता था। क्या वह इतने कम समय में मैजिक थ्योरी सीख पाएगा? क्या ओल्ड मैन यिंग का दिया हुआ लॉकेट केवल एक यादगार निशानी है, या उसके भीतर कोई ऐसी शक्ति छिपी है जो मोफैन को इस दुनिया का सबसे असाधारण जादूगर बना सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, जब जादू चुनने का समय आएगा, तो मोफैन को कौन सा तत्व मिलेगा